तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो होगा जुलाई 2020 से लेकर अगस्त 2020 का जो करंट अफेयर है उसके बारे में हम लोग टोटल डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो है मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा, ठीक है ना, क्योंकि इससे समय की भी बचत होगी आपकी। तो भारत का मातृ जो मृत्यु अनुपात है 2016-18 में घटकर 113 रह गया। तो ये ऐसा जो है जो डिटेल सबमिशन जो किया गया और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा किया गया, मतलब जो हम बोल सकते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा ये जो है हम बोल सकते हैं रिपोर्ट पेश की गई। तो यहाँ पे जो बात समझना है हमें वो ये समझना है कि रजिस्ट्रार जनरल ने के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के कार्यालय द्वारा जारी भारत में मातृ मृत्यु दर पर 2016-18 पर विशेष बुलेटिन के अनुसार भारत में, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, अनुसार भारत में मातृ मृत्यु अनुपात यानी मैटरनल मोर्टालिटी रेट जिसे हम बोल सकते हैं 2016-18 से घटकर 113 हो गया है। वहीं 2015-17 में 122, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, और 2014-16 में 130 और 2007-9 की अवधि की तुलना में लगभग 100 मौतें कम हुई हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य जो बात है यहाँ पे वो ये है कि सर्वेक्षण के दौरान राज्यों का 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया, जैसा कि अधिकार प्राप्त कार्यवाही समूह ईएजी राज्य, दक्षिण राज्य और अन्य राज्य के रूप में, ठीक है। तो दक्षिण राज्यों में आप पाएंगे कि दक्षिण राज्यों के रूप में असम ईएजी अर्थात राज्यों की तुलना में आंध्र प्रदेश 65, मतलब वहाँ पे जो है कमी आई है, जैसे बोल सकते हैं तेलंगाना 63, और साथ ही साथ मैं मैटरनल जो है मोर्टालिटी रेट यानी मातृ मृत्यु अनुपात की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तेलंगाना में 63, कर्नाटका में 92, केरला में 43 और तमिलनाडु में 7। एक कम एमआर पंजीकृत, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे चीज़ का जो मैं एमआर का पंजीकृत जो भी डिटेल्स आई है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। असम में 215, बिहार 149, मध्य प्रदेश 173, छत्तीसगढ़ 159, उड़ीसा 150, राजस्थान 164, उत्तर प्रदेश 197, उत्तराखंड 99, झारखंड 71। तो इतनी कमी आई है। लेकिन अन्य राज्यों की श्रेणी में पंजाब में अधिकतम एमएमआर 129 है, ये ध्यान देना है आपको, है ना। अच्छा, कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट करने लायक है, और वो ये है कि 3.1 के यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अनुसार एसडीजी का लक्ष्य मातृ मृत्यु अनुपात को 70 से कम प्रति, मतलब हम बोल सकते हैं 1 लाख जीवित बच्चों जो है तक कम करना है, ठीक है। तो वर्ष 2016-18 के दौरान मातृ मृत्यु का अधिकतम अनुपात 20-24 आयु वर्ग में 33% था, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो कुछ यहाँ पे हम लोगों ने ध्यान देने योग्य बात में चर्चा कर लिया, लेकिन कुछ और बिंदु है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई एमएमआर होता क्या, मैटरनल मोर्टालिटी रेट। तो देखिए, इस एसआरएस के तहत रिपोर्ट किए गए 1 लाख जीवित जन्मों में मातृ मृत्यु के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। वहीं मातृ जो मृत्यु दर है यानी मैटरनल मोर्टालिटी रेट, यानी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उस आयु वर्ग की महिलाओं को 15 से 49 जो हम बोल सकते हैं जो 15 से 49 के बीच में आती हैं, उनको प्रति लाख के रूप में, यानी जितने लोग हैं 15 से 49 के बीच में, उसको प्रति लाख के अनुपात में रखकर मातृ मृत्यु के रूप में गणना की जाती है, जो एसआरएस के रिपोर्ट के तहत रिपोर्ट जो है सबमिट की जाती है। तो मातृ मृत्यु यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार गर्भावस्था की अगर मैं बात करूं या उसके प्रबंधन से संबंधित किसी भी कारण से गर्भावस्था के दौरान गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर मातृ मृत्यु एक महिला की मृत्यु है। तो ये चीज़ समझिएगा कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं कि मातृ मृत्यु दर, है ना। तो यहाँ पे मातृ मृत्यु एक है। देखिए मैंने उसके बारे में बता दिया। अब अगला है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो यह भारत का सबसे बड़ा जनसांख्यिकीय नमूना सर्वेक्षण है, यह ध्यान दीजिएगा, जो अन्य संकेतकों के बीच राष्ट्रीय प्रतिनिधि नमूने के माध्यम से मातृ मृत्यु दर पर प्रत्यक्ष अनुमान प्रदान करता है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिए कि अबाउट ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल के बारे में। देखिए, भारत का रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय जो है गृह मंत्रालय के तहत काम करता है, और अभी जो है रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन है, डॉक्टर विवेक जोशी, ध्यान देंगे। लेकिन ये जो यहाँ पे मैंने दिया क्लिक हियर फॉर ऑफिशियल लिंक, ये शायद लिंक आपका काम करेगा कि नहीं एक बार देख लीजिएगा। लेकिन रिसेंट इससे रिलेटेड जो न्यूज़ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखिए, हाल ही के जो संबंधित खबरें हैं उनके अनुसार अगर बात की जाए तो 10 मई 2020 को ORGI ने अपना SRS बुलेटिन जारी किया था।
और जिसने भारत और उसके राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वर्ष 2018 के लिए जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर का अनुमान प्रस्तुत किया था। तो उसी के अनुसार भारत की जो शिशु मृत्यु दर है यानी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 2017 में प्रति 1000 जीवित जन्मों बच्चों में से, जिसको 33 से 2018 में 32 तक सुधार हुई है। ये ध्यान देंगे आप। तो भारत की मृत्यु दर में पिछले 4 दशकों में यानी 1971 में 14.9 से लेकर 2018 में 6.2 की महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। पिछले दशक में जन्म दर में लगभग 11% की गिरावट आई है, जो 2009 में 22.5 से 2018 में 20.0 थी। ये ध्यान देंगे आप। अगला जो है छत्तीसगढ़ बीजापुर टॉप्स नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ फरवरी जून 2020। न्यूज़ क्या है? तो फरवरी 2020 के लिए छत्तीसगढ़ के बीजापुर एस्पिरेशनल जिलों की नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में सबसे ऊपर है। तो ये ध्यान देंगे। और अगली जो इसमें जो सबसे डिस्कशन वाली बात मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ वो है कि सरकारी थिंक टैंक नीति यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के आयोग के एस्पायरेशनल जिलों के डेल्टा रैंकिंग के अनुसार छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले ने फरवरी जून की अवधि के लिए समग्र डेल्टा रैंकिंग में एक बहुत ही एस्पायरेशनल जिलों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो बीजापुर के बाद अगर बात की जाए तो री भोई यानी मेघालय में है और बहराइच टू उत्तर प्रदेश में जो है और मतलब अगर मैं सबसे टॉप में तो बीजापुर के बाद तो री भोई ही हुआ ना, इसके बाद बहराइच दूसरे स्थान पे आया है, ये ध्यान दीजिएगा। री भोई दूसरे स्थान पे मेघालय है ना, और बहराइच जो है तीसरे स्थान पे जो उत्तर प्रदेश में है। तो एस्पायरेशनल अगर जिलों की बात की जाए तो आप यहाँ पे पाएंगे कि इनके लिए डेल्टा रैंकिंग 5 विकासात्मक क्षेत्रों में वृद्धिशील या वृद्धिशील प्रगति पर विचार करती है। तो स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास के बुनियादी ढांचे के अनुसार इसको यहाँ पे वर्गीकृत किया जाता है। तो ओवरऑल डेटा रैंकिंग है ना में शीर्ष 5 एस्पायरेशनल जिलों की अगर बात की जाए, जैसे कि मैंने बात की फरवरी जून 2020 तक लेकर, तो फर्स्ट में तो मैंने बता दिया कि बीजापुर है, सेकंड री भोई मेघालय, थर्ड बहराइच, 4 नवादा और 5वां मोगा पंजाब। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है पहले समझिए। तो मैं आपको कुछ इसके बारे में बताना भी चाह रहा था जो आपको समझना है ना। देखिए यहाँ पे क्या है कि सूची 2 में री भोई जो है मेघालय द्वारा सबसे ऊपर किया गया और इसके बाद बीजापुर छत्तीसगढ़ है, मैंने जैसा कि बताया। तो शिक्षा श्रेणी में क्या है कि शिक्षा श्रेणी में दमोह मध्य प्रदेश द्वारा जो है पीछा किया गया यानी सूची में शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद धलाई त्रिपुरा और आसिफाबाद या आदिलाबाद तेलंगाना में नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में सुधार किया गया है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर श्रेणी में खगड़िया बिहार, अररिया बिहार, पूर्णिया बिहार के बाद सबसे ऊपर किया गया, यानी ये तीनों सबसे ऊपर हैं। और कृषि एवं जल संसाधन श्रेणी में नवादा ऊपर है, पाकुड़ झारखंड, चित्रकूट उत्तर प्रदेश में सबसे ऊपर है। वित्तीय समावेशन और कौशल विकास में जो है सोनभद्र उत्तर प्रदेश, सिमडेगा जो है झारखंड और साहिबगंज झारखंड सबसे ऊपर किया गया है। तो अभी क्या है कि आपको समझना है कि एस्पायरेशनल जिलों का ये प्रोग्राम क्या है। देखिए जनवरी 2018 में क्या हुआ था कि जनवरी 2018 में शुरू किए गए एस्पायरेशनल जिलों का जो प्रोग्राम है उसका उद्देश्य उन जिलों को बदलना है जिन्होंने प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम प्रगति दिखाई है और वे विकास के जेब के रूप में उभरे हैं। अब यहाँ पे देखना है कि इससे संबंधित खबरें क्या हैं। तो अनलॉक चरण में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के मानदंडों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जो है NITI यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन यानी BMGF जिसको बोलते हैं, सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन केंद्र के साथ साझेदारी में इन्होंने ये किया। तो अशोका विश्वविद्यालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय ने CSBC ने व्यवहार परिवर्तन अभियान नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल और इसके वेब पोर्टल HTTP आप देख सकते हैं http.covidthenewnormal.com को लॉन्च किया। अब इसके जो अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो अमिताभ कांत है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगस्त की करंट अफेयर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जुलाई का हमारा कंप्लीट हो गया। नितिन गडकरी है ना। देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट जो हम बोल सकते हैं करंट अफेयर, ऐसे तो बहुत सारे करंट अफेयर हैं है ना, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है ना आप समय उसमें इन्वेस्ट करोगे। जिस पे पूरा ये है प्रोबेबिलिटी 110% प्रोबेबिलिटी है, वही यहाँ पे लाया गया है। और अगर ये पढ़ लोगे तो इसके अलावा आपका समझो करंट अफेयर का 80 से 85% क्लियर हो चुका। तो नितिन गडकरी ने, और देखो कोई अगर बोलता है कि मैं 100% अपने तरफ से करंट अफेयर दे रहा हूँ तो ऐसा कर ही नहीं सकता है, ये जुमलेबाजी होती है, थोड़ा ध्यान देंगे आप।
आप लोग खुद ऑलरेडी मैच्योर स्टूडेंट हैं। तो नितिन गडकरी ने बिहार में महात्मा गांधी सेतु के अपस्ट्रीम कैरिजवे का उद्घाटन किया। ये ध्यान दीजिएगा, कैरिजवे यानी कैरेजवे भी इसको बोल सकते हैं। तो जुलाई 31, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं बोलना भी चाह रहा था कि 31 जुलाई 2020 को बिहार में गंगा नदी पर जो है महात्मा गांधी ब्रिज या सेतु के नवीनीकरण के एक भाग के रूप में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी ने अपने अपस्ट्रीम कैरिजवे जो है का स्वतः उद्घाटन किया। इसका मतलब है कि 2 लेन 4 लेन पुल के पूर्ण हो चुके हैं, है ना। तो जिसे 1742 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्निर्मित किया जा रहा है। तो ऑनलाइन समारोह की अध्यक्षता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि महात्मा गांधी जो सेतु है उसको लेकर के 1 सेंट कभी भारतीय पुल के नवीनीकरण के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के लिए, इसका हिंदी हुआ तो 5.5 किलोमीटर से अधिक पटना और हाजीपुर के बीच NH 19 पर 4 लेन के इस पुल को नए स्टील डेक अधिरचना द्वारा मौजूदा कंक्रीट सुपर स्ट्रक्चर के बदलने के लिए पुनर्निर्मित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 6,600 मीट्रिक स्टील है। तो इस पुल पर काम जून 2017 में शुरू किया गया था और इसे 2 भागों में पूरा किया जाना है। अप स्ट्रीम लेन जैसे हाल ही में पूरा किया गया है वो डाउन स्ट्रीम है और जिसे दिसंबर 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि मौजूदा संरक्षण में सुधार के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग कर भारत में अब तक का पहला पुल है और पुल की डिजाइनिंग IIT रुड़की ने भारत अंतर्राष्ट्रीय सलाहकारों के साथ चर्चा में की है। तो अभी क्या है कि एक जो सबसे ध्यान देने योग्य बात है कि MG सेतु के समानांतर नए 5 किलोमीटर पुल की घोषणा है। इसका लागत लगभग 2,926.42 करोड़ रुपया है। तो उद्घाटन समारोह के दौरान MG सेतु के समानांतर गंगा नदी पर एक नया 5 किलोमीटर लंबा और 4 लेन पुल नितिन गडकरी द्वारा घोषित किया गया था ताकि इसके तहत जहाज़ों की आवाजाही को आसान बनाया जा सके। तो इसका टेंडर अगस्त 2020 में निकल जाएगा, काम जल्द शुरू होगा। तो 926.42 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ ये 2024 तक पूरा हो जाएगा। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है, पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। तो ये पॉइंट है, देखिए अब 10,338 करोड़ रुपए गंगा नदी पर बने पुलों पर खर्च किए जाएंगे, जिनमें निम्नलिखित शामिल है। जैसे कि कोसी नदी पर 1478 करोड़ रुपए का पुल जो भागलपुर और मधेपुरा के बीच में कनेक्टिविटी लिंक के रूप में काम करेगा। इसके अलावा नेपाल, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार होगा और भागलपुर और नवगछी और गंगा पर भोजपुर बक्सर को जोड़ने के लिए 1,100 यानी 1,100 करोड़ रुपए का विक्रमशिला पुल जो उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, 2021 से पहले पूरा हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान देना है, इसके अलावा बिहार के विकास के लिए मधुबनी पेंटिंग को बढ़ावा दिया रहा है, जबकि लीची जैसे राज्यों का उत्पादन के लिए निर्यात किया जा रहा है। लीची जैसे जो है राज्यों में उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है, यहाँ से दूसरे स्टेट में भेजे जा रहे हैं या दूसरे कंट्रीज में भी विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑनलाइन समारोह के दौरान अन्य प्रतिभागी के देखिए केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान, श्री रविशंकर प्रसाद और जनरल सेवानिवृत्त जो है BK सिंह जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हो, श्री अश्विनी चौबे और श्री नित्यानंद राय, उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, राज्य RCD मंत्री श्री नंद किशोर यादव, सदस्य संसद के अध्यक्ष श्री राजीव प्रताप रूडी, श्री राम कृपाल यादव, श्री पशुपति कुमार पारस, श्रीमती वीणा देवी, केंद्रीय सरकार के वरिष्ठ अधिकारी राज्य सरकार से अगर इसमें जो है शामिल थे। तो कैपिटल पटना और गवर्नर जो है फागू चौहान। तो हम लोगों ने इनके बारे में डिटेल इतना अर्जित कर ली। अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि अभी क्या है कि हमने ये भी देख लिया कि नितिन गडकरी ने महात्मा गांधी का जो उद्घाटन किया था, अब जो पुल था उसका। अच्छा, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे समझना जो न्यूज़ है कि रमेश पोखरियाल निशंक ने भारत रिपोर्ट की शुरुआत की और डिजिटल शिक्षा जून जो है 2020 MHRD के डिजिटल शिक्षा प्रभार द्वारा तैयार है। तो ये जो न्यूज़ है ना, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं क्योंकि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है। देखिए 26 जुलाई 2020 को रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने संकलन भारत रिपोर्ट डिजिटल शिक्षा जून 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के डिजिटल शिक्षा प्रभाग द्वारा शिक्षा विभागों के परामर्श से शुरू किया। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र भी इसमें शामिल थे। तो रिपोर्ट में MHRD और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभाग द्वारा अपनाए गए तरीकों पर प्रकाश डाला गया ताकि घर पर बच्चों के लिए शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित की जा सके, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे 1 सेकेंड फॉर दैट। देखिए
मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम दिया गया शिक्षा मंत्रालय 29 जुलाई 2020 में, यानी 29 जुलाई 2020 पर ऐसा किया गया है ना, जिसको रिनेम किया गया। और भारत रिपोर्ट डिजिटल शिक्षा में क्या देखिए, रिपोर्ट में दीक्षा और स्वयं प्रभा टीवी चैनल और ऑनलाइन मॉक पाठ्यक्रम यानी MOOC है ना, ऑन एयर शिक्षा वाणी डीजी बाई नॉइस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जिसको बोल सकते हैं, अलग अलग तरह से अभिनीत ये पाठशाला नेशनल रिपोजिटरी की डिजिटल शिक्षा पर छात्रों और शिक्षकों और विद्वानों की सहायता के लिए परियोजनाओं पर चर्चा की गई है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का ई सामग्री और एनर्जेटिक पुस्तकों और अन्य डिजिटल पहलों को विकसित करने के लिए शैक्षिक संसाधन NROER खोला गया है। व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब चैनल, गूगल मीट, स्काइप जैसे सोशल मीडिया टूल्स का इस्तेमाल छात्रों को जोड़ने के लिए एक माध्यम के रूप में किया गया था। वहीं पे तीसरी ओर आप देखेंगे तो ई लर्निंग पोर्टल्स, टेलीविजन, रेडियो दीक्षा का हितधारकों द्वारा प्रमुखता से उपयोग किया गया। चौथा में देखें आप, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकों का भी वितरण किया है ना। तो इस तमाम चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कस किया। अब अगला है रिमोट लर्निंग इनिशिएटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारों के दूरस्थ शिक्षा पहल। तो छत्तीसगढ़ में पढ़ाई तुषार द्वार यानी शिक्षा के द्वार ऐसा पहले स्टार्ट किया गया था। गोवा ने छात्रों के प्रवेश परीक्षा की तैयारी का समर्थन करने के लिए M-Vibe और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया। जम्मू में प्रोजेक्ट होम क्लासेस, केरला में शैक्षिक टीवी चैनल यानी हाईटेक स्कूल कार्यक्रम, लक्षद्वीप में छात्रों के लिए सामग्री के साथ गोलियां वितरित की, मेघालय ई विद्वान पोर्टल और साथ ही शिक्षकों के लिए मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम है ना। और NCT दिल्ली में मिशन बनियाड़ जिसे हम बोल सकते हैं यानी बुनियाद, इसको भी कुछ लोग इसका प्रोनाउंसिएशन यही करते हैं लेकिन वास्तव में बुनियादी होगा है ना। राजस्थान स्माइल यानी सीखने की व्यस्तता के लिए सोशल मीडिया इंटरफेस। तेलंगाना कोविड के दौरान मानसिक कल्याण के प्रबंधन पर शिक्षकों के लिए ऑनलाइन प्रमाण पत्र कार्यक्रम। उत्तराखंड प्राथमिक स्तरों के छात्रों के लिए है ना वीडियो पहेलियां कार्य पत्रक प्रदान करने के लिए संपर्क बैठक ऐप का उपयोग किया गया है, मतलब पहल के रूप में शुरू किया गया है। दूरस्थ शिक्षा के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप कौन कौन से थे, ये भी ध्यान देना है। तो असम के लिए कौन सा था, ध्यान देंगे, विश्वा विद्या असम मोबाइल ऐप। बिहार विद्या वाहिन ऐप छात्रों के लिए मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और उन्नाव बिहार शिक्षक ऐप। चंडीगढ़ फिनिक्स मोबाइल ऐप। मध्य प्रदेश शीर्षजनक ऐप। महाराष्ट्र लर्निंग आउटकम स्मार्ट क्यू मोबाइल ऐप। पंजाब आईसीक्यूल या फिर आईस्क्यूला जाने मोबाइल ऐप। सिक्किम एडुकेट ऐप। त्रिपुरा एम्पावरू शिक्षा दर्पण है ना, यानी जिसको एम्पावर यू बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश टॉप पेरेंट ऐप। तो शिक्षा के निम्न तकनीकी रूप भी इसमें शामिल किए गए थे अलग अलग तरीके से, जिसको हम बोल सकते हैं है ना। तो पहले तो ध्यान देना है कि मातृभाषा और क्षेत्रीय दूरदर्शन में रेडियो वार्ता का उपयोग अरुणाचल प्रदेश और झारखंड के जिलों में शिक्षण के लिए किया जाता है और शुरू किया गया है। पुदुचेरी में स्थानीय टीवी चैनलों पर वर्चुअल कंट्रोल रूम से कक्षाएं प्रसारित जो है की जा रही हैं, ये ध्यान देंगे आप। तो ये जो चीज़ें थी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैं मान रहा हूँ। अच्छा, कुछ यहाँ पे ध्यान देंगे, एक चीज़ और है, मणिपुर में कक्षा 3 से 5 के छात्रों के लिए कॉमिक पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं। कम नेटवर्क क्षेत्र के लद्दाख में छात्रों के ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए M-Vibe बेंगलुरु और 17,000 फीट जैसे गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग किया गया। मतलब अगर 17,000 फीट जैसे ऊपर ऊंचाई में है ना, क्योंकि लद्दाख तो नीचे नहीं है, वैसे एरिया में कहीं 17,000 है कहीं 5,000 है, तो वैसे एरिया के लिए भी कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया। हरियाणा महामारी के कारण तालाबंदी के दौरान छात्रों को संलग्न करने के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित किया गया। आंध्र प्रदेश में टोल फ्री, ध्यान देंगे, टोल फ्री कॉल सेंटर और टोल फ्री वीडियो कॉल सेंटर है ना शुरू किया गया था, ताकि छात्रों को टीवी और रेडियो तक सीमित पहुंच, इंटरनेट तक कोई पहुंच न हो, फिर भी लेकिन वो चूँकि इसलिए किया गया था कि छात्र टीवी वगैरह ज़्यादा ना देखें, उस पर ज़्यादा बेस्ड ना हो। अपनी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो उसी से आप कोई कॉल करके पूछ लें वीडियो पे ही, क्योंकि कहीं कहीं टीवी उनको लगता है, ऐसा आंध्र प्रदेश में बोला मतलब थिंकिंग था गवर्नमेंट था कि कहीं बच्चे उसमें भटक ना जाएं, टीवी देखने के चक्कर में मूवी देखते रहे, दिन भर पढ़ाई लिखाई ना करें। मोटर स्कूल और एक टोल फ्री नंबर VFS वर्चुअल फील्ड सपोर्ट के रूप में छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू किए गए थे, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि गुजरात ने बच्चों के लिए सामाजिक मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए वैंकन अभियान, एक पठन अभियान और परिवार नौ मेला सलामते हाम फालो परिवार का घोंसला सुरक्षित और गर्म शुरू किया गया। अब वेस्ट बंगाल देखिए,
गुजरात के बारे में मैंने बता दिया। वेस्ट बंगाल ने छात्रों को के संदेह को स्पष्ट करने के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है। कर्नाटक ने दूरदर्शन के माध्यम से एक परीक्षा तैयारी कार्यक्रम परीक्षा वाणी का शुभारंभ किया। तमिलनाडु ने नीट परीक्षा के लिए सहायता प्राप्त सरकारी और सरकारी छात्रों के लिए एक ऑनलाइन अभ्यास परीक्षा प्रदान किया। शिक्षा मंत्रालय के बारे में थोड़ी जानकारी लीजिए। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम मैंने बता दिया क्या किया गया, शिक्षा मंत्रालय। रमेश पोखरियाल निशंक जो है सेंट्रल मिनिस्टर हैं। केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री संजय धोत्रे हैं। हाल की संबंधित खबरें। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विकसित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और सक्षम मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जो उम्मीदवारों को जेईई मेन और एनईईटी के लिए मॉक टेस्ट देने में सक्षम बनाता है। साथ ही साथ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने सीबीएसई द्वारा छात्रों के लिए साइबर सुरक्षा 21वीं सदी के कौशल और प्रधानाचार्यों की हैंडबुक पर तैयार 3 हैंडबुक जारी की है। अब अगली जो न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस बारे में देखिए। आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद लॉन्च तो चुनौती, उन्होंने चुनौती नाम का कोई ऐप लॉन्च किया है। तो इस बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि क्या है और सारा मामला है ना। तो देखिए उन्होंने चुनौती लॉन्च की एक ऐप, और अगली पीढ़ी का स्टार्टअप और प्रतियोगिता बिहार के मुजफ्फरपुर में NIELIT के लिए नींव का पत्थर भी रखा। चलिए देखते हैं न्यूज़ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 अगस्त का न्यूज़ था। 28 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने टियर 2 शहरों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए अगली पीढ़ी के स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता चुनौती की शुरुआत की। यह प्रतियोगिता 95 करोड़ रुपए के कार्यक्रम का हिस्सा है ना। अब देखिए अगला यहाँ क्या है कि जो 3 साल से अधिक समय तक पहचाने जाने वाले क्षेत्रों में काम करने वाले लगभग 300 स्टार्टअप्स का शिकार करेगा, मतलब जिसे हम बोल सकते हैं डेवलप करेगा। अब यहाँ पे देखिए है ना, उसको पहचान करेगा। तो यहाँ पे विल हंट, तो इसका मतलब शिकार करेगा, लेकिन वही होगा कि खत्म करेगा, आप यही बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि उन्हें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के माध्यम से 25 लाख रुपए तक बीज कोष और सरकार से अन्य सहायता प्रदान करेगा। तो स्टार्टअप जो है के लिए HTTP आप देख सकते हैं, इस साइट पे जो आवेदन कर सकते हैं। हो सकता है साइट का नहीं पूछेगा, लेकिन आप दे सकते हैं, अगर मेंस का एग्जाम वगैरह हो तो वहाँ लिख सकते हैं, या फिर इंटरव्यू में तो ये सब चीज़ें तो बोल देंगे तो और प्लस पॉइंट है। प्रमुख बिंदु क्या देखिए, चयनित स्टार्टअप का समर्थन इनक्यूबेशन सुविधाओं, सॉरी फॉर दैट, इनक्यूबेशन सुविधाओं, मेंटरशिप, सुरक्षा परीक्षण सुविधाओं, उद्यम पूंजीवादी धन तक पहुंच, उद्योग कनेक्ट के साथ साथ कानूनी, मानव संसाधन, HR और पैटेंट मामलों में सलाह के रूप में होगा। स्टार्टअप को प्रमुख क्लाउड सेवा प्रदाताओं से क्लाउड क्रेडिट भी प्रदान किया जाएगा। स्टार्टअप चरण में आने वाले स्टार्टअप को प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम के तहत चुना जा सकता है और इसमें 6 महीने तक की छूट दी जाएगी। प्रत्येक इंटर्न को इस अवधि के लिए प्रति माह 10,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। प्रतियोगिता के तहत पहचाने गए क्षेत्र कौन कौन से हैं, देखिए पहचान किए गए क्षेत्रों में जनता के लिए एडुटेक, एग्रीटेक और फिनटेक समाधान शामिल है। आपूर्ति श्रृंखला, रसद और परिवहन प्रबंधन, बुनियादी ढांचे और परिवहन प्रबंधन, बुनियादी ढांचे और दूरस्थ निगरानी, चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल, नैदानिक निवारक और मनोवैज्ञानिक देखभाल, रोजगार और कौशल और भाषाई उपकरण और प्रौद्योगिकियाँ आदि इसमें शामिल हैं। तो फाउंडेशन भी रखी गई है। तो बिहार के मुजफ्फरपुर में 9.17 करोड़ रुपए की NIELIT के लिए नींव का पत्थर रखा गया। अब ये क्या है, तो मंत्री ने बिहार के जो है, अगर मैं बात करूं तो मुजफ्फरपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिजिटल प्रशिक्षण और स्किलिंग सेंटर की आधारशिला भी रखी, जिसे मंत्रालय द्वारा 9.17 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा, है ना। तो बिहार सरकार ने इस संस्था के लिए 1 एकड़ भूमि आवंटित की है, जो एक डिजिटल प्रयोगशाला के साथ अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधा से लैस होगी। हाल ही की संबंधित खबरें क्या हैं, तो ध्यान देना है कि 10 जुलाई 2020 को टी हब ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के यानी मैती जिसको बोलते हैं और डिजिटल इंडिया के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की, ताकि हार्डवेयर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स है स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल इंडिया के पैमाने पर कार्यक्रम का नेतृत्व किया जा सके और स्टार्टअप्स का समर्थन किया जा सके जो निवेश और बाजार तक पहुंचे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बारे में जानिए। रविशंकर प्रसाद निर्वाचन क्षेत्र पटना साहिब से हैं, उसके मंत्री हैं, और राज्य मंत्री संजय धोत्रे। अगली न्यूज़ जो है, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग ने 2036 तक भारत की जनसंख्या अधिक सैतृत्न होगी, है ना, सैतृत्न होगी। आप ध्यान दीजिएगा, यानी बोल सकते हैं ज़्यादा स्त्रियां शामिल होंगी इसमें। तो ये टारगेट किया गया है, क्योंकि देखो मेल और फीमेल का रेशो आप समझ सकते हैं क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। अच्छा न्यूज़ क्या देखिए,
2011 में प्रेडिक्टेड जो पॉपुलेशन था इंडिया का संभावित 121 करोड़ के आसपास था। 2036 तक 152 करोड़ बताया गया है, 2026 तक 142 करोड़, 2021 तक 136 करोड़। अब यहाँ पे बात समझने के, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग ने जुलाई 2020 में जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रूपरेखा जो है प्रस्तुत की, जिसका शीर्षक है ना, जिसका शीर्षक क्या है, भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011 36 है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2011 की जनसंख्या की तुलना में 2036 में भारत की कुल जनसंख्या यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिला और लिंग अनुपात अधिक सैतृत्व होने की उम्मीद है, यानी ज़्यादा फैमिन, मतलब फैमिन का मतलब क्या होता है अगर शुद्ध हिंदी में बात करें, है ना, सैतृत्व, तो महिलाएं ज़्यादा होने की उम्मीद है ना। तो भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011 36 के अनुसार अगर बात की जाए तो लिंग अनुपात अगर आप ध्यान दोगे तो यू विल गेट कि भाई रिपोर्ट में अनुमान है कि 2011 में लिंग अनुपात 943 से बढ़कर 2036 में 957 हो जाएगा। 2011 की तुलना में बात करें तो केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात को छोड़कर 18 राज्यों में लिंग अनुपात 2036 तक बढ़ने की उम्मीद है ना। तो 2036 में 899 का सबसे कम लिंग अनुपात दिल्ली के एनसीटी में होने की उम्मीद जो है होगी, और इसके बाद गुजरात में 900 और हरियाणा में 908 होगा। शिशु मृत्यु दर पे अगर खास बात किया जाए तो भारत के शिशु मृत्यु दर 2010 में 46 बताई गई थी, जो 2031-35 तक के अंत तक घटकर 30 हो जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट 2011 के 2035 में भारत के सभी राज्यों में ईएमआर को कम करने के प्रोजेक्ट पर काम करती है। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर अगर बात करें तो 58 पर है, और इसके बाद उत्तर प्रदेश में 2011-15 में 57 है। जो क्रमशः अगर बात की जाए तो क्रमशः 2031 और 35 में एमपी और यूपी में घटकर 37 और 38 पर आ जाएगा। तो 2031-35 के दौरान आईएमआर और राजस्थान, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी और यूपी में 30-40 के बीच रहने की उम्मीद है। तो केरल में 2031-35 में सबसे कम ईएमआर 9 में रहने की उम्मीद है, ये ध्यान देंगे आप, है ना। तो वो 2011-15 में तमिलनाडु में 12 से जो है 2031-35 के दौरान जो है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 2011-15 की जो अगर मैं बात करूँ तो उससे बढ़कर 22 होने की उम्मीद है। मतलब एक सबसे कम जो है होने की उम्मीद है 2031-35 के दौरान अगर बात की जाए तो 2000 ये भी ध्यान देना है कि तमिलनाडु में 2031-35 तक 22 आईएमआर जो इन्फेंट मोर्टालिटी रहने की उम्मीद है। हालांकि 2011-15 में से ज़्यादा ही होगा ये, है ना। प्रजनन दर की अगर बात की जाए, फर्टिलिटी रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कुल प्रजनन दर यानी TFR, है ना, TFR टोटल जिसको हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन रेट, या फिर जिसको भी आप TFR बोले, 2025 के दौरान, 2031 और 35 के दौरान, है ना, सॉरी फॉर दैट 2011 और 15 जिसे हम बोल सकते हैं, और 2031 और 35, है ना। तो इसके दौरान 2.34 से घटकर जो है 1.73 जो है होने के अनुमान जो है बताया जा रहा है। लेकिन घटती प्रजनन दर भारत के जनसंख्या की आयु जनसांख्यिकी को बदल देगी, और 2011 में मध्यम आयु 24.9 से बढ़ाकर 2036 में 34.5 कर देगी। बिहार, यूपी में क्रमशः अगर बात की जाए टोटल फर्टिलिटी रेट का, तो आप ये पाएंगे कि 3.5 और 3.7 के साथ उच्चतर टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट 2.5 से अधिक है। मैंने इससे पहले टोटल रिप्रोडक्शन बोला था, वो गलत है, ध्यान दीजिएगा। मैं जहाँ गलती जो है कहीं मिस्टेक हो जाती है तो मैं उसको बता दे रहा हूँ, है ना। तो टोटल फर्टिलिटी रेट है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा कीजिए। देखिए रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत की जनसंख्या 25% जो है कि वृद्धि की दर से एक वर्ष यानी 2011 से लेकर 36 तक के दौरान 121.1 करोड़ से रुपए से बढ़कर 151.8 करोड़ हो गई है ना। करोड़ मतलब पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए तो 368 से बढ़कर 463 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। कब तक, मैंने बताया है कब तक की मैं बात कर रहा हूँ, 2035-36 तक के दौरान। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.21 बिलियन थी, जो 2036 तक 311 मिलियन बढ़ने के अनुमान है, ठीक है, ये ध्यान देंगे आप। अच्छा एक चीज़ और, सॉरी फॉर दैट, हाँ,
यूथ पॉपुलेशन की बात की जाए 2011 में युवा आबादी 15 से 24 वर्ष 23.23 करोड़ से बढ़कर 2021 में 25.2 करोड़ हो गई है। फिर 2036 में घटकर 22.7 करोड़ रह गई हो जाएगी और 2036 में युवाओं की कुल जनसंख्या का अनुमान 14.9% होने की उम्मीद है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जनसंख्या वृद्धि यानी डिक्लाइन इन द रेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ 2021-31 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर 8.4% घट जाएगी। ध्यान दें कि रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत चीन ने आगे निकल जाएगा भारत चीन से और 2031 के आसपास सबसे अधिक आबादी वाला काउंटी बन जाएगा, ये ध्यान दें। अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 में भारत की शहरी आबादी 31.8% थी, जो 2036 तक बढ़कर 38.2% होने का अनुमान है। जो 2036 तक मैंने बता दिया 73% जनसंख्या वृद्धि का योगदान हो जाएगा, यानी शहरी जनसंख्या की मैं बात कर रहा हूँ। 2011 में 58% शहरी आबादी वाला दिल्ली 2036 तक 100% शहरी होने की उम्मीद है। तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात में 2036 तक 50% से अधिक शहरी आबादी होने की उम्मीद है। जीवन प्रत्याशा यानी पुरुष के लिए जीवन प्रत्याशा 66 से बढ़कर, है ना, 66 से, यानी वही लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बात कर रहा हूँ, 66 से बढ़कर 69 होने की उम्मीद है और महिलाओं के लिए 71 से बढ़कर 74 होने की उम्मीद है। यानी जैसे 66 तक अभी जी रहे हैं लाइफ है, तो पुरुष जो है 2036 तक 69 ईयर तक जी पाएंगे, एक औसतन ये डिटेल है। और महिलाएं 71 से 74। तो केरल एकमात्र भारतीय राज्य बन सकता है जहां महिलाओं के लिए जीवन प्रत्याशा 80 से ऊपर और 2036 तक पुरुषों के लिए 74 है। पूर्वोत्तर राज्यों में महिलाओं के लिए जीवन प्रत्याशा 77 और पुरुषों के लिए 2036 तक 73 रहने का अनुमान है। हाल की संबंधित खबरों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का, है ना, संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, भारत रिकॉर्ड गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या में सबसे बड़ी कमी होगी। जलवायु के अनुकूल शीतकालन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 460 गीगा टन को काट सकता है, जिसमें शीतलन उत्सर्जन और नीति संश्लेषण की रिपोर्ट बताती है ऐसा। तो केंद्रीय मंत्री जो हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हर्षवर्धन है, राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे हैं, ये आपको मालूम होगा। अब तमिलनाडु का रिलेटेड एक न्यूज़ है। तमिलनाडु महिलाओं ने मुद्रा ऋण योजना के लाभार्थियों की सूची को शीर्ष पर रखा। अब थोड़ी इसके बारे में जानकारी लीजिए क्या है ना, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। 26 अगस्त को ये जो है न्यूज़ आया था। तो वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2020 तक तमिलनाडु में महिलाओं ने 58,227 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त करके प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण लाभों की सूचना में सबसे ऊपर अपना स्थान बनाया। उनके बाद पश्चिम बंगाल में महिलाएं 55,232 करोड़ रुपए, कर्नाटक में 47,714 करोड़ रुपए, बिहार में 44,879 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र में 42,000 करोड़ रुपए हुआ है। इन 5 राज्यों की महिलाओं की कुल मुद्रा ऋण का 52% मिला है। मार्च 2020 तक 22.53 करोड़ से अधिक ऋण योजना के शुभारंभ के बाद से स्वीकृत किए गए हैं। इसमें से 15.75 करोड़ से अधिक ऋण महिलाओं को दिया गया, जिससे कुल ऋण लेने वालों में 70% महिलाएं हैं। यह ध्यान दीजिएगा। अब प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना उसके बारे में थोड़ी जानकारी लीजिए। गैर कॉरपोरेट और गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख रुपए तक ऋण प्रदान करने के लिए 8 अप्रैल 2015 को PMMY की शुरुआत की गई थी। ऋणों को PMMY के तहत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया। ये ऋण वाणिज्यिक बैंकों, RRB, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जिसे बोलते हैं, लघु वित्त बैंकों यानी SFB और MFI यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी NBFC द्वारा किए गए हैं। NBFC में पेटीएम वगैरह आता है, ध्यान देंगे। शिशु लोन में 50,000 रुपये तक का ऋण, किशोर में 5 लाख तक का ऋण और तरुण में 10 लाख तक का ऋण, ये 3 कैटेगरी में बांटा गया लोन की श्रेणी को। हाल की संबंधित खबरें जो हैं इससे ये समझना है कि 3 मार्च 2020 को वित्त मंत्रालय ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रावधान विभिन्न योजना से संबंधित आंकड़े जारी किए। स्टैंड अप इंडिया की योजना के तहत 81% अधिक महिला खाताधारक हैं और अटल पेंशन योजना में 43% से अधिक महिला ग्राहक हैं। PMMY में 70% महिला कर्जदार है ना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और PMJJBY और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी PMSBY में 40% से अधिक महिला सदस्य का नामांकन हुआ है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, क्लियर हो गया ये। बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंस MOA विथ IIT दिल्ली फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, है ना। देखिए, तो अभी क्या है कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु गुणवत्ता
प्रबंधन के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ एमओए पर हस्ताक्षर किया। भाई ये क्या है, अब थोड़ा इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। एमओयू तो सुने थे कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, एमओए क्या है। देखिए, आपको मालूम है कि क्या रेट है एयर क्वालिटी का दिल्ली में। तो बिहार में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी जीआईएस आधारित मंच स्थापित करने के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी बीएसपीसीबी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। परियोजना के बारे में जानते हैं तो डॉक्टर सगनिक दे यानी एसोसिएट प्रोफेसर वायुमंडलीय विज्ञान केंद्र आईआईटी दिल्ली एस.एन. जायसवाल बोर्ड विश्लेषक बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पटना के साथ परियोजना का नेतृत्व करेंगे। जो समझौता जो रुपए की लागत पर आता है 10 लाख आईआईटी दिल्ली और बीएसपीसीबी के बीच तकनीकी विशेषज्ञता के आदान प्रदान के लिए प्रदान करेगा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी एनसीएपी के पृष्ठभूमि पर एमओए पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे, है ना। तो देखिए, यह परियोजना बिहार के पटना के मुजफ्फरपुर में गैर प्राप्ति शहरों में पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 के स्थानीय गर्म स्थान की पहचान करने में मदद करेगी और मैपिंग सैटेलाइट और ग्राउंड बेस्ड मेजरमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए 1 स्क्वायर किलोमीटर के हाई रेजोल्यूशन पर की जाएगी। सैटेलाइट डेटा का उपयोग करते हुए उन जिलों और गाँवों का जहाँ खुले चलने का प्रचलन है उसकी पहचान की जाती है और गैर प्राप्ति वाले शहरों में हवा को प्रदूषित करने में उनकी भूमिका की जाँच पवन प्रक्षेपवक विश्लेषक का उपयोग करके की जाएगी। तो महत्वपूर्ण प्रदूषण अवधि के पहचान करने के लिए साप्ताहिक प्रदूषण निर्माण की जांच की जाएगी। जीआईएस तकनीक वायु प्रदूषकों के स्रोतों का पता लगाने के लिए राज्य में परिवेशी वायु निगरानी स्टेशनों के सक्षम करने में मदद करेगी। तो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अगर मैं बात करूं, देखिए इसमें वो मेंशन नहीं है, आप यहाँ पे देख लें, इसमें मेंशन नहीं है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपको समझना है, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है। तो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 2 वैज्ञानिकों को आईआईटी दिल्ली में ग्रीन हाउस गैस और वायु प्रदूषण इंटरेक्शन और सिनर्जीज यानी GAINAS मॉडल का उपयोग उपग्रह और वायु गुणवत्ता निगरानी को प्रबंधन के लिए अन्य डेटा का अध्ययन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। परियोजना की अवधि 1 वर्ष है, ध्यान देंगे आप। अच्छा, एक चीज़ और, PM 2.5 क्या है ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने सारी की पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लिया है। फिर इसके बाद यहाँ पे ध्यान देंगे PM 2.5 क्या है। आकार में 2.5 माइक्रोन तक के प्रदूषण को व्यापक रूप से स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक हानिकारक माना जाता है। सूक्ष्म आकार और कणों के श्वसन प्रणाली के माध्यम से रक्त प्रवाह में प्रवेश करने की अनुमति देता है, जिससे अस्थमा, फेफड़ों के कैंसर, हृदय रोग सहित दूरगामी स्वास्थ्य प्रभाव पैदा हो सकते हैं। नन यानी गैर प्राप्ति वाले शहर के बारे में अगर बात की जाए, यानी नन अटेनमेंट सिटीज़ की बात की जाए, जो शहर राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों की तुलना में जो है लगातार खराब वायु गुणवत्ता दिखाते हैं और उन्हें गैर प्राप्ति वाले शहर के रूप में माना जाता है ना। तो इस सूची में शामिल हुए कुछ शहर दिल्ली, वाराणसी, भोपाल, कोलकाता, नोएडा, मुजफ्फरपुर और मुंबई है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो एनसीएपी को जनवरी 2019 में तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा लॉन्च किया गया था। एनसीएपी का इरादा अगले 5 वर्षों में मोटे पार्टिकुलेट मैटर PM10 और फाइन पार्टिकल्स PM 2.5 की एकाग्रता में 20% की जो है क्या है कटौती करना है। अगला ध्यान देना, रिसेंट रिलेटेड न्यूज़ क्या है भाई, तो IQ एयर विजुअल ने, है ना, एयर विजुअल ने अपनी एयर विजुअल रिपोर्ट में भारत को दुनिया की 5वीं सबसे प्रदूषित देश के रूप में स्थान दिया। भारत शहर गाजियाबाद की दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में दर्जा दिया गया है। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी नियुक्त ब्रांड एम्बेसडर के पटना खादी मॉल बिहार सरकार उनको चुना गया, ऐसा हम बोल सकते हैं, सिंपल। कैपिटल पटना, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, गवर्नर फागू चौहान, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, बाबुल सुप्रियो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। फ्लिपकार्ट ने भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। पर्यावरण और जल परिवर्तन मंत्रालय के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना है कि फ्लिपकार्ट ने भी साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 18 अगस्त 2020 को, जिसके साथ आईआईटी पटना के साथ मिलकर विद द सपोर्ट, इसलिए कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग जो है इस फील्ड में जो है खास फोकस किया जाए, है ना। और एम है इनका कि टू क्रिएट इंडस्ट्री फोकस सप्लाई रिसर्च टू सपोर्ट रीच ऑफ ई-कॉमर्स टू मोर कंज्यूमर एंड सेल। इनका यही एम है कि भाई जितने, क्योंकि देखो अभी क्या है, लॉकडाउन है, कोई दुकान में जाने से बचता है, तो इनका है टारगेट कि हम जितने ग्राउंड लेवल पे काम करें, सिंपल इसका एम यही हुआ, है ना,
ताकि हम सेलर और कंज्यूमर्स को जोड़ पाएँ। ऑब्जेक्टिविटी मैंने बता दी, टू ब्रिंग इंडस्ट्री एक्सपोजर टू ए स्टूडेंट एंड ए स्कॉलर ऑफ IIT पटना, मतलब वहाँ पे उनकी एक्सपोजर मिले, अगर जो बच्चे यहाँ पे अगर काम करें साथ ही साथ इस इंडस्ट्री को एक्सपोजर मिले, ताकि लॉकडाउन में इसने जो है, एक बोला जाता ना कि ई कॉमर्स का मतलब क्या हुआ कि वो तो और भी डिफिनेशन है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि आपके घर पे भी पहुँच जाएगा कुछ चार्ज लेने के बाद। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द फैसिलिटीज ऑफ IIT पटना टू वर्क ऑन द रिसर्च प्रोजेक्ट टू फ्लिपकार्ट। IIT पटना को एक ऑफर प्राप्त हुआ है कि भाई अपने बच्चों को हमारे यहाँ दीजिए, वो रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम करेंगे फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें की गई, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आपको, है ना। तो अगली जो है एक चीज़ भी ध्यान देना है कि इस MOU में IIT पटना जो है ज्वाइंट रिसर्च एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करेगा, जिसमें रिसर्च पेपर पर लिखना, ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार, इंटर्नशिप, मेंटरशिप अपॉर्चुनिटी, ये जो है ये सारी चीज़ों में भाग लेगा। तो दिस विल इस्टेब्लिश एकेडमिक कोलैबोरेशन टू हेल्प द स्टूडेंट्स एंड द अकेडमी, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या होगा कि ये जो है एक एकेडमिक कोलैबोरेशन को जो है इस्टेब्लिश करेगा। अभी आप थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने अभी बताया कि यह समझौता ज्ञापन IIT पटना के संयुक्त अनुसंधान गतिविधियों और शोध पत्र लिखने और सेमिनार और इंटर्नशिप और मेंटरशिप के अवसरों का आयोजन करेगा। साथ ही यह भारत, ये ध्यान देना है, यह जो है भारत विशिष्ट ई कॉमर्स चुनौतियों पर काम करने के लिए फ्लिपकार्ट डेटा और प्लेटफॉर्म छात्र ज्ञान का लाभ उठाने के लिए छात्रों के और शिक्षाविदों की मदद जो है करने के लिए शैक्षणिक सहयोग स्थापित करेगा। तो इस समझौता ज्ञापन के अनुसार IIT पटना के अनुसंधान का उद्देश्य है कि उपयोगकर्ता की बड़ी मात्रा में अनुवाद के लिए मजबूत मशीन अनुवाद तकनीक विकसित की जाए, जो अंग्रेजी में भारत की भाषा में लिखी जाती है। फ्लिपकार्ट के अन्य सहयोग क्या, अदर कोलैबोरेशन ऑफ फ्लिपकार्ट, ये ध्यान दीजिएगा कि फ्लिपकार्ट प्रमुख भारतीय संस्थानों जैसे भारतीय विज्ञान संस्थान और IIT खड़गपुर, बॉम्बे और कानपुर, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद और कोलकाता तथा कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन डिएगो जैसे अन्य अग्रणी विश्वविद्यालय के साथ काम करता है। फैशन, सिफारिश, क्वेरी समझ, विशेषता निष्कर्षण, मांग योजना, उत्पाद वर्गीकरण अगर बात की जाए, और समीक्षा सहायता, पूर्ति श्रृंखला प्रबंधन जैसे तकनीकों का विकास करना इनका मेन मुद्दा है। तो इस सहयोग के कारण विश्व में अगर बात की जाए, 1 सेकेंड फॉर दैट, तो इस सहयोग के कारण विश्व स्तरीय सम्मेलनों में कई शोध पत्र सामने आए हैं। तो अभी रिसेंट रिलेटेड न्यूज़ है कि भाई फ्लिपकार्ट आम किसानों का समर्थन करने के लिए कर्नाटका राज्य एवं विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला है, और साथ ही किया है, करने वाला क्या, उन्होंने कर दिया ऑलरेडी। फ्लिपकार्ट स्थानीय कला, शिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। CEO कल्याण कृष्णमूर्ति हैं, हेड ऑफिस बेंगलुरु कर्नाटका में है फ्लिपकार्ट का। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, आई थिंक आपको ये ध्यान देना चाहिए, है ना। बिहार के CM नीतीश कुमार ने राज्य विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी द्वारा लिखित पुस्तक सियासत में सदस्यता का विमोचन किया है, ये ध्यान दीजिएगा। तो रिलीज मतलब हम बोल सकते हैं रिलीज़ किया है। अब यहाँ पे ध्यान देना, 2 अगस्त की बात है 2020 की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी द्वारा लिखित एक पुस्तक सियासत में साधना का विमोचन किया। पुस्तक लेखक के विचारों, विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर 3 दर्जन लेखों और उनकी जीवन यात्रा का संकलन है। पुस्तक बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित की गई थी। पुस्तक का संकलन संपादन वरिष्ठ पत्रकार अरविंद शर्मा ने किया और इसकी प्रस्तावना एक अन्य वरिष्ठ पत्रकार विनोद बंधु ने लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इस पुस्तक का जो है इसेंस ऑफ द बुक, यानी पुस्तक का सार हम लोग थोड़ा समझते हैं, है ना। ध्यान दीजिए, थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं बताता हूँ। देखिए क्या है कि अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई, पुस्तक लेखक के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाती है। इसमें सार है, इसमें विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक कार्यों और बिहार में नीतीश कुमार सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों का उल्लेख है। यह लेखक और CM के बीच विशेष संबंध के बारे में बताता है। इसने विधानसभा के विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों का वर्णन किया, जैसे छठी राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र का सफल समापन। अच्छा, नोट ध्यान देने योग्य बात इसमें क्या है कि जैसा कि पुस्तक में 3 दर्जन लेख हैं, है ना, पाठकों के विशेष रूप से राजनेता और कानून के छात्रों को लाभ होगा, और राजनीति, समाज और संविधान के जो है इसमें सारी चीज़ें मेंशन उससे रिलेटेड। अच्छा, बिहार के बारे में आप ध्यान दीजिएगा। कैपिटल पटना, गवर्नर फागू चौहान, कंप्लीट हो गया हमारा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।